जब हम स्कूल, कॉलेज या दफ्तर में भावना लीव एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम ये लिखने में कि मुझे बुखार है, ये रीज़न लिखने में कोई संकोच नहीं करते। बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर महिलाओं की बात करें और पीरियड्स के दौरान उन्हें छुट्टी की आवश्यकता है तो क्या वो ये कारण मेंशन करती हैं? अमित, अधिकतर महिलाएं संकोच करती हैं, लेकिन यहाँ समाज को ये समझने की ज़रूरत है कि जो मेंस्ट्रुएशन है ये एक नेचुरल प्रोसेस है और अगर इस दौरान किसी को आराम की ज़रूरत है तो उसमें छुट्टी के लिए संकोच कैसा। इसीलिए हम आज बात करने वाले हैं खास तौर से महिलाओं की सेहत पर। महिलाओं के सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर हम अपने एक्सपर्ट से आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा सिंघल। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हैं एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, एम्स। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर तनुजा नेसरिका। नमस्कार डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। आप डायरेक्टर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद से। तो डॉक्टर सीमा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी हमने बात की पीरियड्स की, मेंस्ट्रुएशन की, लेकिन जब हम स्थिति देखते हैं तो क्या लगता है कितनी अवेयर हैं अभी भी महिलाएं पीरियड्स को लेके, मेंस्ट्रुएशन को लेके? महिलाओं में सबसे बड़ी परेशानी उनकी हेल्थ से रिलेटेड होती है। इवन वो जानती संकोच सबसे बड़ी परेशानी है। जानकारी है कि महीने में तकलीफ़ है, ज़्यादा आ रहे हैं, दर्द हो रहा है या कोई इन्फेक्शन हो रहा है, बट संकोच इतना ज़्यादा है कि मैंने अपने पति तक से डिस्कस नहीं करती हैं। तो जानकारी 40-50% पेशेंट्स में होती है परेशानियों के लिए, पर संकोच इतना है कि अप्रोच या एक्सेस करने में वो बहुत ज़्यादा देर लगा देती हैं, इसलिए उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बातचीत करें डॉक्टर तनुजा, क्योंकि आयुर्वेद दिनचर्या और ऋतुचर्या पे बहुत बल देता है। तो अगर पीरियड्स के दिनों की बात करें, उन दिनों में महिलाओं की दिनचर्या क्या होनी चाहिए? जी, आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी तुलना की है कि एक किसान को अच्छी फसल लानी है तो क्या क्या करना चाहिए। तो उसको ऋतु, क्षेत्र, अम्बु, बीज, ये 4 एक भाव है, उसको बहुत अच्छा रखना चाहिए। जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की आपने बात करी तो उनकी जो एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसे क्षेत्र है, अपने को प्रिपेयर करना है। ऋतु कब जो आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल वो अच्छा हो, उसमें फ्लो अच्छा हो। जैसे अभी मैडम ने कहा कि उसमें कठिनाई ना हो, पेन ना हो, इसीलिए आयुर्वेद में एक ऋतुचर्या 3 दिन में क्या क्या पालन करना। तो पुराने दिनों में भी आपको याद होगा तो उसमें महिला को रेस्ट मिले, और रेस्ट भी मेंटल, फिजिकल और सोशल सभी तरह से तनाव रहित उसको रहे, इसीलिए बहुत पालन किया है। उसमें सबसे पहले तो उसको नींद अच्छी हो, 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, रेस्ट होनी चाहिए। और आजकल के भागदौड़ की ज़िंदगी में महिलाएं व्हीकल चलाती है, सब कुछ करती है, फिटनेस के लिए खेलती कूदती है, तो उसको फिजिकल एक्सर्शन नहीं करना चाहिए। हो सबसे इम्पोर्टेंट खाना ताज़ा और हेल्दी खाना चाहिए, लेकिन हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए। और स्ट्रेस भरा कोई भी चीज़ से तनाव हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जिनका आपको पालन करना है। लेकिन अगर आपकी कोई दुविधा है जो आप अभी तक किसी से शेयर नहीं कर पाई हैं, आप जानना चाहती हैं, उनका जवाब जानना चाहती हैं, तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए, 011 हमारा कोड है और नंबर है 23097532। तो बेझिझक कॉल कीजिएगा। दिल्ली का STD कोड 011, नंबर है 23097532। एक तारीख जो महत्वपूर्ण है, हम सबको पता होनी चाहिए, वो है 28 मई, क्योंकि इस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ मनाया जाता है और खास तौर पे बल होता है SRH यानी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर। तो डॉक्टर साहब, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आपके OPD में जब महिलाएं आती हैं, वो SRH से जुड़ी कौन कौन सी बातें लेकर आती हैं? सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक 4 बीमारी का नाम नहीं है, ये एक महिला की सब कंप्लीट हेल्थ का नाम है, जिस विच इंक्लूड्स मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, बोथ एस्पेक्ट्स। सो मेंटल हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। सेक्सुअल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इसके अलावा उसकी जो बीमारियां, जैसे अभी हमने बात किया माहवारी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इसके अलावा जैसे PCOS आजकल बहुत सारी एडोलेसेंट गर्ल्स में, यंग हमारी लड़कियों में और इवन मिडिल एज लेडीज़ में उसके इफ़ेक्ट्स एंड इम्प्लिकेशंस होते हैं।
इसके अलावा एनीथिंग रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड इट्स डिसऑर्डर्स लाइक इनफर्टिलिटी, बहुत लड़कियां हैं जो बांझपन की बीमारियों से ग्रसित होती हैं और झेल रही होती हैं, परेशान हो रही होती हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं, जब तक आती हैं लेट हो जाता है, तो ये परेशानी बहुत कॉमन है। प्रेगनेंसीज़ में बच्चे में कुछ खराबियां हैं या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, अनीमिया, माल न्यूट्रिशन, ये सबसे बड़ी परेशानी हमारी हिंदुस्तानी, क्योंकि बचपन से ही अपनी डाइट को नेग्लेक्ट करना, ना ध्यान देना और फिर बड़े होते होते इस एज तक आके वो बहुत बढ़ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से, डॉक्टर प्रदीप। नमस्कार। नमस्कार भावना, मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू। जी जी जी, बताएं, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ मैडम से कि वुमेन्स हेल्थ आज आपका टॉपिक है, तो वुमेन्स हेल्थ में, मेंस और वुमेन्स हेल्थ में बॉडी के किन पार्ट्स पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है? कौन से पार्ट्स ऐसे होते हैं वुमेन के जो थोड़ा सा कमजोर होते हैं, जिन पर शुरू से ही ध्यान देने की जरूरत है? एक तो ये बताइए। और जब वो वुमेन आती है तो बाद में एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंटरैक्ट करके फिर किन चीजों पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? एक तो इन्वॉल्व फर्क होता है दोनों में, तो वो कौन से पार्ट्स हैं, ये थोड़ा सा बताइए प्लीज। जी। सो ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट्स कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कुछ पार्ट्स हैं जो दोनों मेल और फीमेल्स में फ़र्क होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा संकोच हटाना है, उसके बारे में बात करना है आपस में, वो इम्पॉर्टेंट है। तो पार्ट्स के बारे में हम करें तो बच्चेदानी जिसे कहते हैं, यूट्रस, इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज, इसके अलावा सर्विक्स, बच्चेदानी का मुंह जिसे कहा जाता है। तो यूट्रस जिसे कहा बच्चेदानी, देन हमने कहा ओवरीज जिसे कहा अंडेदानी, फिर हमने कहा बच्चेदानी का मुंह जिसे कहा सर्विक्स। इसके अलावा जो बाहर का रास्ता है वेजाइना एंड वल्वा, वो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। सो ये अंग है महिला। लेकिन जैसा डॉक्टर सीमा ने बताया PCOS, तो डॉक्टर तनुजा आजकल ये बहुत सुनने में आता है, PCOS यानी पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम, और दूसरा PCOD पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। तो सिंड्रोम और डिजीज दो आते हैं, ये दोनों सेम है PCOS PCOD या अंतर है इनमें? नहीं, वो ज़्यादातर एक दूसरे का पर्याय के रूप में यूज़ करते हैं, लेकिन PCOS वो थोड़ा और गंभीर है, बड़ा है। इट इज़ अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें एंड्रोजन नाम का हार्मोन ज़्यादा होता है, उसी के कारण होते हैं, और उस इम्बैलेंस के कारण मोटापा होना, महिलाओं में हिर्सुटिज्म मतलब दाढ़ी और मूंछ ज़्यादा आना, और उसमें इनफर्टिलिटी ज़्यादा होती है और मेंस्ट्रुएशन कम होता है। और उसके लिए उसके हार्मोन के इम्बैलेंस को ठीक करना, मोटापा ठीक करना, लाइफस्टाइल को ठीक करना, एक्सरसाइज करना, अच्छे आहार का लेना, ये थोड़ा गंभीर है, जिससे इनफर्टिलिटी तक होता है। तो वो उसका इलाज करना भी आयुर्वेद में भी आहार, विहार और आचार, इसके लिए कहा है पंचकर्म, जो शोधन है, जिससे मोटापा कम करना और बैलेंस भी हार्मोनल उससे रहता है, वो करते हैं। उसके बाद ओरल सप्लीमेंट, गिलोय, ग्वारपाठा जैसे कई सारे मेडिसिन भी देते हैं, और रसायन औषधियाँ जो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी किया जाता है। और जो सिस्ट है, मतलब जो ग्रंथि, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिस्ट है, उसके लिए भी चिकित्सा है, लेकिन वो भी उसी के तुलना से कम गंभीर है, लेकिन उसका भी, उसके लिए भी इलाज है। जी डॉक्टर सीमा, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, हम PCOD PCOS की बात कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, फाइब्रॉइड की दिक्कत होती है, तो क्या कारण है कि पहले हम ये इतने नहीं सुनते थे इतने केसेस, लेकिन अब बहुत फ्रीक्वेंटली और ऐसा लगता है कि हर दूसरी महिला इनसे पीड़ित है? क्या कारण है, क्यों इतनी जल्दी कैच कर रही हैं ये सब चीज़ें? पहले भी थे पर अवेयरनेस नहीं थी। पहली चीज़ ज़्यादा है क्योंकि हमारे अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है। हमें ये खुशी है जान के कि आजकल की हमारी महिलाएं अपनी हेल्थ के प्रति ज़्यादा जागरूक हैं, जो एक अच्छा साइन है सोसाइटी का डेवलपमेंट शो करने के लिए। इसके अलावा कहीं ना कहीं हमारा हेल्थ लाइफस्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर आप ध्यान दें, आपके चारों तरफ जो बच्चियाँ हैं, शुरू से ही दे आर बीइंग ब्रॉट अप इन एन एनवायरनमेंट फुल ऑफ जंक फूड। बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है और चाउमीन खाना है। ये जो डाइट है, ये हमारे लिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा और फैट ज़्यादा है इस डाइट में। न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सब कहाँ हैं? अगर हम देखें हमारे हिंदुस्तानी खाने में रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल, दही, पनीर, सलाद,
इन सब में कितना न्यूट्रिशन है, कितना प्रोटीन्स हैं, कितना फैट कितना कम है। तो डाइट एंड लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल, यू हैव टू डू एक्सरसाइजेज। सो ये सब चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं उतनी ज़्यादा। अगर हम शुरू से ये चीज़ें करेंगे तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी। पहले घर का सारा काम महिलाएं खुद करती थी, आजकल सर्वेंट्स हैं, सो ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश चलते हैं जहाँ से अंजीरा जी हैं फोन लाइन पर। हेलो 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 जी, गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। सर मुझे मतलब मेरी बेटी को फॉलोपियन ट्यूब में मतलब पस बन रहा है। ओके। तो सर मुझे मतलब वो किस कारण से हो रहा है ये? उम्र कितनी है आपकी बेटी की? मेरी बेटी की उम्र है 21 साल। 21 साल। डॉक्टर साहब, फैलोपियन ट्यूब में पस। फैलोपियन ट्यूब में पस बन रहा है। बिटिया की शादी हो गई है या नहीं हुई है अभी? डॉक्टर साहब फोन तो डिस्कनेक्ट अच्छा, हो गया। सो अगर फैलोपियन ट्यूब में पस बन रहा है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण हमारे देश में होता है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको कहा जाता है। तो इस छोटी उम्र में अगर बच्ची की ट्यूब में पस बन रहा है तो टीबी इज़ द फर्स्ट कॉज, एंड उसको आप उसके लिए इन्वेस्टिगेट कराइए, एंड टीबी अगर निकलता है तो उसका इलाज करिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कोई घबराने की बात डॉक्टर नहीं। साहब, जो आप पूछ रहे थे शादी हुई है कि नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता उससे है? फ़र्क ये पड़ता है जिन लड़कियों की शादी हो जाती है, बच्चे हो रहे होते हैं, उनमें कभी कभी सेक्सुअल इन्फेक्शंस की वजह से भी पस बन जाता है। ओके। तो ट्यूबरक्लोसिस भी होता है उनमें। ट्यूबरक्लोसिस हर एज में हो सकता है, मगर एक ये कारण भी हमें थोड़ा ध्यान रखना एक पड़ता और है। यानी ये जेनेटिक नहीं है, नहीं, ये नहीं। आपको अचानक से कभी भी हो सकता है। किसी को भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी इसमें बात एक बार नहीं। मुझे याद है डॉक्टर साहब, एक बार कॉन्वर्सेशन में गायनी ने कहा था कि अगर फैलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है और अगर शादी के बाद बच्चे हो गए तो वो हटाए भी जा सकते हैं, फिर ज़रूरत नहीं है उसकी। फैलोपियन ट्यूब को हटाने के इंडिकेशंस बिल्कुल अलग अलग हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि अगर इन्फेक्शन अभी हो गया, उसके बाद आपकी शादी हो गई, आपने टीबी का दवाई पूरा कर लिया, बच्चे हो गए, तो आपको वापस जाना है और फैलोपियन ट्यूब हटाना है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। जी। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। डॉक्टर, अगर आयुर्वेद की हम बात करें तो फैलोपियन ट्यूब, ओवरी की हेल्थ हो गई, तो क्या आयुर्वेद क्या कहता है, इन सब चीज़ों का उपचार पॉसिबल है? आयुर्वेद में बिल्कुल सटीक उपचार है। हमारी एक स्पेशलिटी है जिसको स्त्री रोग नाम से, जो शुरुआत में ही काश्यप संहिता से बाल रोग और स्त्री रोग में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ का एक स्पेशल विभाग है। जैसे ऑल इंडिया में भी एक स्पेशलिटी होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड वेलबींग करते हैं, तो जिसमें शोधन, पंचकर्म, औषधि, डाइट, लाइफस्टाइल, योग, मेडिटेशन, ये सभी का एक होलिस्टिक सर्वांगीण उपचार, समग्र चिकित्सा करती है। मैं एक जो खान पान की बात करूँ कि ये सभी का बहुत ही इम्पोर्टेंट मदर हेल्थ पे होता है, लड़कियों में होता है। तो आजकल की जंक फूड के साथ साथ एक विरुद्ध अन्न, इनकम्पैटिबल फूड की बात होती है। जैसे दूध और फल, हम शेक लेते हैं और इजी बहुत अच्छा लगता है, स्ट्रॉबेरी शेक या कई शेक, तो ये विरुद्ध अन्न सबसे इम्पोर्टेंट, ये इनफर्टिलिटी तो कोई करता भी है। फल और दूध, कोई भी फल, खट्टा फल साथ में नहीं लेना चाहिए। ओके। तो उससे जो तुरंत जो उसका नतीजा है वो इनफर्टिलिटी नहीं तो पे है। डॉक्टर साहब जैसे बनाना शेक लेते हैं वो जी, चलेगा? वो भी नहीं चलेगा। अच्छा। तो ये आयुर्वेद में फल अलग लो, दूध अलग लो। अच्छा। तो ये दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच नीड्स टू बी क्रिएटेड, अवेयरनेस नीड टू बी क्रिएटेड, जो इस पे बीज बनने में, जिसको हम ओवम कहते हैं, वो बीज बनने में भी उसका परिणाम होता है कि वो इनफर्टाइल हो जाते हैं। जी, जी। सुषमा जी हैं मध्य प्रदेश से। हेलो नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नहीं मैम, ये मेरा सवाल है कि ल्यूकोरिया की समस्या है मैडम, और यूरिन में जलन, और ये और पीरियड्स भी मैडम पहले बढ़ के आते थे, अभी कम दिन होके आ रहे हैं, ये समस्या हो रही है मैडम। एज बता दीजिए अपनी। डेट मैडम 38। ओके। तो मुझे समझ आता है कि 38 इयर्स की एज में आपको पीरियड्स की समस्या है, पीरियड्स दिन चढ़ चढ़ के आ रहे हैं और थोड़े कम हो गए हैं, और साथ में पेशाब में जलन की तकलीफ हो रही है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट प्रॉब्लम की, जो कि आपकी पेशाब की जलन है, जिसकी वजह से डे टू डे लाइफ डिफ़िकल्ट हो रही है। तो गर्मियों में ये परेशानी होना बहुत कॉमन है, पेशाब में जलन होना, क्योंकि पानी की मात्रा जितनी बॉडी की डिमांड है उससे हम कम ले रहे हैं। तो पानी की मात्रा बहुत बढ़ानी है गर्मियों में, इससे बहुत फ़ायदा है आपका। एक तो ये लेना है, और दूसरी बात ये भी जानना है कहीं नीचे की तरफ कोई खुजली की शिकायत तो नहीं है।
अगर पेशाब की जलन के साथ खुजली की शिकायत है तो शायद आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है और इसके लिए आपको कैंडिडा के लिए ट्रीटमेंट लेना होगा। तो वो पास के किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, एक बार दिखाना है और लोकल ट्रीटमेंट उसके लिए स्टार्ट करना है। इसके अलावा पेशाब में जलन के लिए पेशाब का कल्चर टेस्ट कराना है और रूटीन टेस्ट कराना है। अगर उसमें कोई पॉजिटिव आ रहा है, ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया पॉजिटिव आ रहा है और एंटीबायोटिक की लिए आवश्यकता है तो लेट अस हैव एन एंटीबायोटिक। इस तरीके की कोई समस्या ना हो तो जो माएँ हैं वो अपनी बच्चियों को, छोटी बच्चियों को शुरुआत से ही क्या सिखाएं, किस तरीके से वो हाइजीन मेंटेन करना सिखाएं ताकि इस तरीके की समस्या से बचा जा सके? बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा इस गर्मी के मौसम के लिए, जो बहुत पर्टिनेंट है हमारी हेल्थ के लिए। तो सबसे पहली चीज़ मैंने जैसे कहा, पानी बहुत पीना है। इसके अलावा गर्मियों में ये बात ध्यान रखें कि अगर हमने अंडर गारमेंट्स बहुत टाइट पहने हैं तो उससे क्या होगा, अंदर एयर नहीं जा रहा है तो इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कॉटन अंडर गारमेंट्स पहनने हैं, बहुत टाइट नहीं होने चाहिए, फ्रीक्वेंट चेंज करना है अंडर गारमेंट्स को साथ, सो दैट उसमें वो पसीना और ये सब चीज़ें ना आए। खुद को वॉश करना है वाटर से, यू डोंट हैव टू यूज एनी एंटीसेप्टिक, सेवलॉन, डेटॉल कुछ नहीं यूज करिए, उससे आपकी पीएच वजाइना की चेंज हो सकती है। तो सिंपल वाटर से वॉश कीजिए। डॉक्टर तनुजा, आपसे पूछना चाहेंगे मीनोपॉज का असर महिला की सेहत पे क्या पड़ता है और आयुर्वेद मीनोपॉज मैनेजमेंट को लेकर क्या कहता है? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि आयुर्वेद में जैसे गर्भिणी, सूतिका के बाद मेनोपॉज, ये वो आयुर्वेद में कहा है कि वो वात की वृद्धि होती है क्योंकि लेटर स्टेज में आफ्टर 50-45 वात की वृद्धि है, इसमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है वजाइना में, उसमें ड्राइनेस, खुजली होना, ये सभी चीज़ें वहाँ पे है। और मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअली भी वो थोड़ी कम डाउन हो गई है। तो उसके लिए आयुर्वेद में एक पूरा अच्छा एक सर्वांगीण मैनेजमेंट है जिसमें मसाज, अभ्यंग, डेली अपने आप को पैम्पर्ड करना, अच्छे वात शामक औषधियों करना और जो एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आजकल की जाती है आयुर्वेद में, बहुत सहज जो सप्लीमेंट्स है जैसे अश्वगंधा, मुलेठी, शतावरी, उनको लेना है, ताज़ा खान पान लेना है और वात की कमी होए और उसको शमन करना है तो नींद भी अच्छी होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ को भी अच्छी तरह से। गाजियाबाद से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुमन जी। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी जल्दी से अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं जो है 48 साल की हूँ और जो है मेरे पीरियड जो है कभी 2 महीना में, कभी 1 महीना में और ऐसे ही आता है, मतलब गर्मी बहुत लगती है, उलझन होती है। डॉक्टर साहब जी, ये पेरीमेनोपॉजल, प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम है जिसमें हॉट फ्लशेस, जो उनको गर्मी होती है तो वो ठंडक हो, इसीलिए ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी ऐसे ले अच्छा खान पान का प्रयोग करें और नींद भी अच्छी ले। ये प्री मेनोपॉजल स्टेज में है इसीलिए उनको ये तकलीफ हो रही है। ओके डॉक्टर, जेनेटिक टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है और क्या इससे महिलाएं काफ़ी सारी अपनी सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव डिजीज से बच सकती हैं? वेल, ऐसा नहीं है कि जेनेटिक टेस्ट को एक ऐसा टेस्ट है जिसे कराने से हम ये सब चीज़ों से बच सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। जेनेटिक टेस्ट के इंडिकेशंस अलग अलग होते हैं जो डिपेंड करता है डिफरेंट एजेस पे एंड ऑल्सो हमें तकलीफ क्या हो रही है उस पे। जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट है और अगर उसके एक ब्लड के टेस्ट में कुछ खराबी आ रही है तो हमें बच्चे का जेनेटिक टेस्ट कराना है, ये देखने के लिए कहीं बच्चे को कोई आनुवंशिक बीमारी तो नहीं हो रही है, तो वो टेस्ट एक अलग टेस्ट है। जी डॉक्टर साहब, 30 सेकंड शेष है हमारे पास, क्योंकि आप गायनी कैंसर्स की स्पेशलाइजेशन भी रखती हैं, तो गायनिकोलॉजिकल कैंसर से हम कैसे बचें? गायनिकोलॉजिकल कैंसर्स डिपेंड, एक तो सबसे पहले बचें तो आपने पूछा तो अवेयरनेस, जानकारी ही बचाव है, सबसे पहली बॉटम लाइन तो यही है। कैंसर्स कौन कौन से हैं जो हमारे अंदर, औरतों के अंदर कॉमन होते हैं? ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, मैंने कहा था ना बच्चेदानी का मुंह होता है तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, यूट्रस का कैंसर एंड वजाइना का कैंसर एंड फैलोपियन ट्यूब ओवरी का कैंसर। सो इनमें हमें कैसे बचना है? पहली चीज़ ये जानने के लिए कि लक्षण क्या हो सकते हैं, क्योंकि कैंसर के लक्षण बहुत समय तक होते नहीं हैं शरीर में। कभी भी अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, अबनॉर्मल पेन हो रहा है, ब्लीडिंग जी, हस्बैंड से संपर्क के बाद ब्लीडिंग हो रही है, बदबूदार पानी का शिकार हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को, सिम्टम्स को दबाना नहीं है, डॉक्टर के पास जाके बात करना है। जी लास्ट 30 सेकेंड्स डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे वुमेन्स हेल्थ अच्छी रहे ताकि हम सबकी हेल्थ अच्छी हो? फिर
जी, माय हेल्थ इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो Very हर nice. महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है, जिसमें अच्छा खान पान, समय पे अच्छा खान पान, लाइफस्टाइल, फिटनेस, एक्सरसाइज, व्यायाम और कुछ सप्लीमेंट, शतावरी, अश्वगंधा ऐसे लेना चाहिए। नींद अच्छी लेनी चाहिए और अपने मन की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज डॉक्टर तनुजा नेसरी आपका, डॉक्टर सीमा Thank सिंघल you. आपका कार्यक्रम में आके वुमेन्स हेल्थ पर बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार।